ओके। हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आज बहुत लेट हो गया आप सबको। हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? बताइए, आर यू देयर विथ मी? हेलो, माइक चेक, साउंड टेस्टिंग। यू देयर? एनीवन, एनी क्वेरी? कुछ आवाज वगैरह सब बराबर है? एवरीथिंग ऑल गुड? चलो बताओ फटाफट फटाफट। सब लोग आ गए क्या ऑनलाइन? यस। चलो, सो फटाफट 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 सब लोग आ जाओ। फिर आज अपने को मालूम है कि आज अपने को बहुत भारी पढ़ाई करनी है। इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है। वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन डिस्प्ले सब कुछ चेक है क्या? एकदम फटाफट बताओ मुझे। थम्स अप दे के बताओ सर एवरीथिंग इज गुड। सो हम लोग फिर एकदम आराम से एकदम सुपर तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए बताइए मुझे फटाफट कि थम्स अप दे के बताओ मुझे कि सर एवरीथिंग इज रेडी करके। चलो चलो चलो, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ अभी। बहुत 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 आज एकदम सुपर ऑसम पढ़ना है अपने को। ओके, कम ऑन एवरीवन। चलिए, और अपना अपना अटेंडेंस भी मार्क करना है आपको। मुझे पता चलेगा कि आप लोग लाइव आ चुके हो और आपको मालूम है अटेंडेंस कैसे मार्क करना है। हिट द लाइक बटन सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। तो मुझे फटाफट लाइक बटन पे नंबर ऑफ लाइक्स दिखने चाहिए, सो आई कैन सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इन। क्योंकि अटेंडेंस आपका मार्क करने का तरीका बस यही है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। दिस इज हाउ आई कम टू नो कि वेदर यू आर देयर एंड यू आर रेडी विथ द रिविजन सेशन, यू आर रेडी फॉर रिविजन सेशन। यस। खाना वाना हो गया आप सबका? चलो सुपर, 86 watching now and 115 guys are there as well as the girls. भाई कोई भी मॉड्यूल यूज कर ले, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना, एकदम माहौल करेंगे बस। चलिए तो दोस्तों, शुरू कर सकते हैं क्या अपन लोग? बताइए मुझे। शैल वी स्टार्ट? आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चलो ओके। तो दोस्तों आ गए हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर हियर विथ मी नाउ। सो लेट्स रॉक। ओके, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज अपना जो सेकंड चैप्टर, चैप्टर 2, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रामिंग। ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक बच्चा आज अपने को डिस्कस करना है। सो सब लोग ऑल सेट? भाई अभी वापस से, अभी अपने को आज जो डिस्कस करना है, एकदम माहौल जमाना है अपने को। चैप्टर नंबर 2, कितना भी समय लग सकता है पता नहीं मुझे, है ना? कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं कितनी भी देर पढ़ा सकता हूँ। या आपका चैप्टर आधे घंटे में भी हो सकता है, या आपका ये जो चैप्टर है ये भाई 2 घंटे में भी हो सकता है। कल फाइनल वालों के साथ यही हाल हो गया, 2 घंटे पढ़ा है मैंने चैप्टर 1। सो तुम लोग तैयार रहना एकदम। चलिए देखिए, कंपनी ऑडिट वगैरह सब कुछ सब पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा है आपको, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स, सारा सिलेबस तुम्हारा रिवाइज कराऊंगा एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। फटाफट एकदम तुम्हारा मजा आएगा, तुमको नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाऊंगा, पढ़ाएगा तुम्हारा भाई। तो तुम टेंशन मत ही लो, ठीक है? सो शुरू करें? यस, ओके, ऑसम, सुपर ऑसम। सो मेरा बच्चा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रामिंग। सो पहली चीज, सबसे पहले आप समझ लो कि जब हम लोग ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, सो हम सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रेटजी, सेकंड फिर उसके बेसिस पे बनता है प्लान, एंड फिर उसके बेसिस पे बनता है प्रोग्राम। इस चैप्टर का स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है मेरा बच्चा। सबसे पहले बनेगा स्ट्रैटेजी, उसके बाद बनेगा प्लान, उसके बाद बनेगा प्रोग्राम। इस चैप्टर में इन 3 चीजों के अलावा एक चीज और ऐड हो चुकी है, प्लस आपको इसमें मालूम होना चाहिए, इसमें प्लस एक चीज ऐड हो चुकी है, जो है मटेरियलिटी। चैप्टर के एंड में आपको दिखेगा कि आपको मटेरियलिटी, जो कि आपका एसे नंबर 320 है,
वो आपको यहाँ पे मटेरियलिटी SA 320 में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो चैप्टर में आपको बकायदा मालूम होना चाहिए कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज ऑडिट स्ट्रेटजी, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू स्टडी SA नंबर 320। करेक्ट है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपना ऑडिट प्लानिंग की। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, डिस्कशन करेंगे अपना ऑडिट प्लानिंग के बारे में। सो मेरा बच्चा मेरे को बताएगा, अभी ऑडिट प्लानिंग की बात करेंगे। प्लानिंग देखिए, एकदम आराम से बात समझिएगा, एकदम रिलैक्स पढ़िएगा। ज्यादा पन्ने पढ़ने नहीं, आज 12-13 पन्ने पढ़ने हैं अपने को, एकदम रिलैक्स मोड पे आसानी से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अपना। सो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, जब अपने को ऑडिट प्लानिंग करना ही है, प्लानिंग करना पहले, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपने को प्लानिंग करना जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी दैट वी शुड डू द प्लानिंग। सो मेरा बच्चा एक बात समझ, अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली कंडक्ट ऑफ ऑडिट। देखिए, हम लोग कोई भी चीज का प्लान करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो काम अच्छा ही होगा। तो अपना काम जो है वो एकदम समय रहते हुए खत्म हो जाएगा, अपनी एफिशिएंसी कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा, और जो क्वालिटी हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो क्वालिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं। सही बात है ना एकदम। सो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, कि जब हम लोग ऑडिट प्लान करते हैं, सो ऑडिट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। समझने की कोशिश करना बेटा, ये आपका बनेगा MCQ। आपका ऑप्शन डी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, सही बात है। सो मुझे बताइए कि व्हाई डू वी डू ऑडिट प्लान, सो दैट आवर ऑडिट इज कंडक्ट इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। बोलो मेरे साथ साथ एक बार, हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं, ऑडिट प्लान क्यों करते हैं, ऑडिट नहीं, ऑडिट प्लान क्यों करते हैं हम लोग, सो दैट द ऑडिट इज कंडक्टेड इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अमंग अदर थिंग्स योर प्लान शुड कवर व्हाट। अपने प्लान में कौन सी बातें कवर होनी चाहिए, हम लोग ने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी चीज को प्लान करते हैं तो हमें उस बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब तुम बात को समझो यारो, कि अगर तुम किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, आप समझने की कोशिश करना, कि अगर तुम किसी का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको ऑडिट करना है, ठीक है ना। आपको कल का जो लेक्चर, परसों का लेक्चर आपको याद होगा, कि जिसमें हमने कहा था कि हम लोग को सारे सारे एरियाज हम लोग को कवर करने हैं। तो सारे एरियाज वगैरह हम लोग तो कवर कर लेंगे, उसमें कोई अपने को डाउट नहीं है। बट वो कौन से एरियाज है, क्या चीजें उनमें कवर करना है, अगर ये बातें अपने को देखनी है, ये बातें अपने को समझनी है, तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है कि हम लोग को उस बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उनके अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल, ये सब बातें अपने को होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग को नॉलेज लेना है। फिर हम लोग को चेक करना है कि हम लोग उनके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कितना भरोसा रख सकते हैं, कितना भरोसा नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे हैं तो हम लोग ज्यादा चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल अगर बुरे हैं तो हम लोग कम चेक करेंगे। सही बात है ना, ऐसा है क्या? नहीं, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो हम लोग कम चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल अगर बुरे हैं तो हम लोग ज्यादा चेक करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा प्लान, वो सब चीजें हम लोग को डेवलप करना है। साथ ही साथ उसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड हम लोग को डिसाइड करना है, और अपने को कोऑर्डिनेट करना है। सही बात है एकदम, यस। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मेरा बच्चा। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्लानिंग की। प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, कि प्लानिंग शुड बी मेड इन ऑर्डर सो दैट योर ऑडिट इज कंडक्टेड इन एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड लास्ट में क्या कहना है अपने को, बोल बेटा, इट शुड बी कंडक्टेड इन व्हाट, द टाइमली मैनर। इसमें कोई डिफिकल्टी आपको? नहीं सर। सो अब आप जब प्लानिंग कर रहे हो, सो प्लानिंग में आपने कौन सी चीजें आपने कवर करनी चाहिए, प्लानिंग में अपनी कौन सी चीजें कवर करनी चाहिए। तो सबसे पहले कहता है कि सर, प्लानिंग में जब मैं प्लान करता हूं किसी भी चीज का, तो मैं जिसका ऑडिट करने जा रहा हूं, सर मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द बिजनेस। फिर सेकंड मैं बात करता हूं, आई शुड हैव द नॉलेज अबाउट व्हाट, द अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल। सेकंड, रिलायंस ऑफ व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे मैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट, द ऑडिट प्रोसीजर्स विच आई हैव टू कैरी आउट। मैं ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या कर सकता हूं, मैं ये ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड कर सकता हूं बेस्ड ऑन द रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट में आई विल डू व्हाट, कोऑर्डिनेटिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। मुझे क्या करना है? कोऑर्डिनेटिंग ऑफ व्हाट, ऑडिट प्रोसीजर्स, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब मुझे यहाँ पे आपको मालूम होगा कि मुझे इंटरनल ऑडिटर्स की सहायता लगती है। मुझे किसकी सहायता लगती है? इंटरनल ऑडिटर्स की सहायता लगती है। मेरे
पास मेरे स्टाफ है, मेरे इंटर्न्स है, उसकी सहायता लगती है, मेरे पास कुछ एक्सपर्ट्स है, मुझे उनकी सहायता लगती है, करेक्ट है ना। सो मुझे आपस में उनके साथ जो पूरा कामकाज है, मुझे वो पूरा का पूरा कामकाज उनके साथ क्या करना पड़ता है, मुझे वो पूरा का पूरा कामकाज उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सही बात है ना एकदम, यहां तक कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं। ओके, परफेक्ट है। सो यहाँ पे जब मैं प्लान बनाता हूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, योर प्लान शुड be made in order to conduct your audit in effective, efficient and timely manner। इसमें कोई डाउट नहीं। आपके प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए, तो आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव द रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल की कितना नॉलेज आपको मिलता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल कितना भरोसेमंद है कितना नहीं है। उसके बाद उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड लास्ट में आप क्या करोगे, उन ऑडिट प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट कर दोगे। सही है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद बेसिक चीजें अपन बात करते हैं कि हम लोग ये प्लान को जैसे जैसे अपने को नॉलेज आगे, जैसे अपन अभी एक प्लान बना लिया, बेटा बात समझ, अभी अपन ने एक प्लान बना लिया, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, कोई भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, पावर सेक्टर में है, तो आप समझो उसका नॉलेज आपने ले लिया, उसके बेसिस पे आपने आपका ऑडिट का प्लानिंग कर लिया। जब आप एक्चुअली ऑन साइट जाते हो, आप ऑन ऑन फील्ड जाते हो टू कैरी आउट द ऑडिट, वास्तविक में क्या हो सकता है, द सिचुएशंस कैन बी डिफरेंट देन एक्चुअल और देन व्हाट एंटिसिपेटेड, कि जो आपने सोचा था एक्चुअल में इट कैन बी व्हाट डिफरेंट। तो उस केस में मेरा बच्चा क्या हो सकता है कि आपको जो ऐसा जो प्लान आपने बनाया था उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, उसमें कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग इज व्हाट अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क जरूर करके रखना। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग कि प्लानिंग इज व्हाट एन इटरेटिव एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बार अपन ने प्लान बना लिया तो वो बना लिया, ठीक है ना। उसको जैसे जैसे अपना नॉलेज अपने को मिलते जाएगा, जैसे जैसे अपने को एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होते जाएगा कि हम लोग को लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करनी चाहिए, ये चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कवर नहीं करना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग को कंटिन्यूअस बेसिस पे हम लोग को ये प्लान को अपडेट करना चाहिए, इसको मॉनिटर करना चाहिए। तो रिमेंबर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं यहाँ पे कि इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, इट इज व्हाट अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। यहाँ पे आपको एसए नंबर मालूम होगा, एसए नंबर 300 है, करेक्ट है एकदम, यस। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं अपन। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो होगा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। बेटा एकदम आराम से ध्यान से बात समझने की कोशिश करना। देखिए, एक बात समझो, मैं यहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपके सारे क्वेरीज क्या क्या आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, और उसको मैं ड्यूरिंग द सेशन में उसको कवर कर भी रहा हूं। बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जब मैं लाइव आया हूं और आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, नो डाउट आप आपके क्वेरीज वहां पे पोस्ट करिए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मैं आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेरीज वो सॉल्व कर दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, एकदम दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसको एकदम आराम से मन लगा के कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, प्लीज, है ना। बिल्कुल भी अपना वक्त जाया मत करिए, आपका ये समय बहुत क्रूशियल है, नहीं तो 6 महीने अपने को भुगतना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ये सफर करे, है ना बेटा। एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के पढ़ना। आज का चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, फटाफट पढ़ लेंगे, फटाफट आप लोग फ्री हो जाओगे, करेक्ट है एकदम, यस। लव यू गाइस। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स, क्या कह रहे हैं हम लोग, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ व्हाट प्लानिंग। ध्यान से सुनना, एक सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकता है, जैसे जो कल हम लोग ने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन क्या था, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, बस 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 एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। सो रिमेंबर, ये एक क्वेश्चन जो है ये सिमिलर दिख सकता है, बट वास्तविक में ये सिमिलर नहीं है। एग्जाम में प्लीज एकदम केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा, ओके ओके। सो क्या क्या कहते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। एकदम सिंपल सी बात है, वी कैन गिव अटेंशन टू व्हाट इंपॉर्टेंट एरियाज। जो भी मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फोकस करना, ये सारे रेड वर्ड्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ते होंगे, आप किसी भी और फैकल्टी से पढ़े होंगे, जो मेरे बच्चे हैं उनके पास तो ये नोट्स अवेलेबल है ही, बट कहीं आप आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं और रिस्पेक्टेड फैकल्टी से आप पढ़े होंगे, तो उनके ये नोट्स में ये क्वेश्चंस होंगे। तो बस मैं चाहता हूं कि आप ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप एकदम आराम से हाईलाइट करिए, उसको फोकस करिएगा, क्योंकि
ये कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि फायदा क्या है मेरा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। मैं प्लान करूंगा तो मेरा फायदा क्या है, सबसे सिंपल बात है कि आई कैन फोकस अपॉन व्हाट द इंपॉर्टेंट एरियाज। देखो मैं जब ऑडिट करता हूं, कल हम लोग ने डिस्कस किया था, वो कल हमने डिस्कस क्या किया था कि मेरे को जो ओपिनियन देना है वो ओपिनियन कैसा देना है, मेरे को देना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू। मुझे क्या बोलना है, मुझे रीजनेबल अश्योरेंस देना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो तुम बात समझो बच्चों कि मुझे एरियाज तो सारे देखने हैं, बट उन एरियाज में मुझे 100% चेकिंग करना है क्या, नहीं। मुझे उन एरियाज में इंपॉर्टेंट चीजें जो है, वो मटेरियल चीजें जो है, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। तो जब मैं क्लाइंट का नॉलेज, बिजनेस का, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेता हूं, उसका अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, तो उसके बेसिस पे जब मैं अपना प्लान बनाता हूं, मैं उसके बेसिस पे प्लान बनाता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा एकदम सिंपल सा फायदा क्या होगा, what will be the simple advantage over here is that I will be able to focus on the important areas. That is advantage number one. सेकंड क्या कहता है, देर विल बी रेजोल्यूशन, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ व्हाट द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देर विल बी व्हाट टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एज एंड व्हेन आई प्रिपेयर द प्लान। जैसे जैसे मैं प्लान बनाता हूं तो मुझे लगता है कि देखो जैसे 31 मार्च को मुझे स्टॉक टेक करना है, स्टॉक ऑडिट करना है 31 मार्च को, बट एक ही क्लाइंट का नहीं ना, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स है यार। तो मैं सबका इकट्ठा एक समय पे सबका स्टॉक ऑडिट कर सकता हूं क्या, नहीं। आई कैनॉट डू स्टॉक ऑडिट ऑफ ऑल द क्लाइंट्स ऑल एट वंस, करेक्ट है ना एकदम, यस। तो इन दैट केस what is the problem that all the clients at a same time मैं सबका स्टॉक ऑडिट नहीं कर सकता हूं। so how do I resolve this, how do I solve this problem? so in that case what I do is कि मैं बोलता हूं कि मैं कोई अल्टरनेटिव डेट पे उसको चेक कर लूंगा, या 31 मार्च के पहले चेक कर लूंगा, फिर उसका मैं रिकंसिलेशन कर लूंगा। करेक्ट है ना एकदम। सो दैट इज व्हाट इज द सेकंड एडवांटेज, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। देन वी टॉक अबाउट इज प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यहां पे तुम बेटा बात समझने की कोशिश करो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे जो जो काम कब करना है, कौन से समय पे करना है, क्योंकि हर एक चीज को चेक करना है तो उसका एक क्रूशियल फेज होता है, एक टेस्टिंग टाइम होता है। उस समय पे आपने उसको चेक करना है, बी इट क्वार्टरली या 6 मंथली या एनुअली। 31 मार्च को कुछ चेक करना होता है, कुछ क्वार्टर एंड पे चेक करना होता है। बैंक्स की जब जैसे अपन बात करते हैं तो हम लोग को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस क्या है वो बराबर से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी बातें मुझे देखना बहुत जरूरी है, करेक्ट है ना एकदम। सो आप समझने की कोशिश करो, जब मैं पूरे ये चीजें प्लान करता हूं ना, सो मेरा एक ऑडिट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगा, मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूं, करेक्ट है ना। सो माय ऑडिट एंगेजमेंट विल बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया क्या, यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या आपको, बोलो नहीं। यहां तक सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस परफेक्ट, एकदम एकदम सही जा रहे। सो मुझे बताइए फर्स्ट 3 पॉइंट्स अपने कौन से है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, first point is that we can give importance to important areas. Second we talk about is what, timely resolution of potential problems. Third we talk about is what, proper organization and management of audit engagement, correct है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में, सो बेटा अब बात करेंगे अपन एंगेजमेंट टीम, अब बात करेंगे अपन एंगेजमेंट टीम की, और उसी एंगेजमेंट टीम के बीच में क्या हो जाएगा, इजी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब ऐसा नहीं है ना कि आपको उठा लिया और आपको यहाँ पे कहीं किसी और को डाल दिया। अब आप मान लो जस्ट अभी आप इंटर्नशिप आपकी शुरू हो गई, आप इंटर क्लियर कर लिए, आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपने क्लियर कर लिया और आप इंटर्नशिप शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है ना कि आपको डायरेक्टली स्क्रूटिनी या फाइनलाइजेशन का काम आपको दे देंगे, ऐसा तो चलेगा नहीं ना, करेक्ट है ना एकदम। सो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको बेसिक काम दिया जाएगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वैसे वैसे आपको एडवांस लेवल का काम आपको दिया जाएगा। जाहिर सी बात है यही होगा। तो उस केस में जो प्रिंसिपल है आपका, उसको प्लानिंग करने का फायदा क्या होगा, सो दैट ही कैन गिव अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, नो डाउट। सेकंड, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होगा, नो डाउट। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ एंटायर ऑडिट होगा, नो डाउट। बट साथ ही साथ वो पूरा ऑडिट कंडक्ट करने के लिए जो उसको बेस्ट एंगेजमेंट टीम चाहिए, जिनको वो नॉलेज है कैरी आउट करने के लिए, वो उसको सिलेक्ट भी कर सकता है। और जैसे वो सिलेक्ट कर लेगा, उनके ऊपर उनको डायरेक्शन और सुपरविजन भी
भी करना पड़ेगा कि वो लोग बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करेक्ट है ना एकदम। सो डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम भी होगा, और फिर आपस में इन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, पूरा एक तालमेल होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। सो इसके बेसिस पे प्लानिंग जब आप करोगे तो देयर विल बी व्हाट, इजी कोऑर्डिनेशन। सो मेरा बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है यहाँ पे कि व्हाट आर दी, बोलो बच्चों क्वेश्चन क्या है अपना, अब भूले तो नहीं ना कि क्वेश्चन क्या कहता है अपना, व्हाट आर दी एडवांटेजेस, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ व्हाट दी ऑडिट प्लानिंग। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द एंटायर ऑडिट प्लानिंग, अगर हम लोग फायदा करें, फायदा क्या है अपना कि हम लोग एरियाज पे फोकस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो एरियाज है हम लोग उन एरियाज पे फोकस कर सकते हैं, हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स जो है हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैनेजमेंट होगा, करेक्ट है ना। फिर उसके बाद जो आपकी एंगेजमेंट टीम होगी, एंगेजमेंट टीम का क्या होगा, एक तो प्रॉपर सिलेक्शन होगा उस एंगेजमेंट टीम का, उस एंगेजमेंट टीम को आप क्या कर सकते हो प्रॉपरली, आप उसे डायरेक्शन, आप उसे उस एंगेजमेंट टीम को आप सुपरवाइज कर सकते हो, और प्लस साथ ही साथ आप इनके बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन बना सकते हो। खत्म हो गया भाई, कितना आसान था, समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट द ऑडिट प्लानिंग, करेक्ट है एकदम, खत्म हो गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब तुम समझने की कोशिश करना, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में कहा था आज के कि बेटा सबसे पहले हम लोग जैसे बुक के सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, बट अगर टेक्निकली बात करें तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रेटेजी, उसके बेसिस पे बनता है प्लान, एंड उसके बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बनता है क्या, प्रोग्राम। ये अपनी बातचीत हुई थी। अब यहाँ पे बुक के सीक्वेंस में हम लोग आते हैं स्ट्रेटेजी की। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो यहाँ पे असिस्टेंस टू दी ऑडिटर क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, असिस्टेंस टू दी ऑडिटर। अगेन असिस्टेंस टू दी ऑडिटर की बात करता हूं जब मैं यहाँ पे, तो मेरी बात समझ बेटा, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कहते हैं, बेनिफिट्स टू दी ऑडिटर। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू दी ऑडिटर, या बेनिफिट्स की बात करें, या अदर वे राउंड में अपन बात करें हाउ डज इट हेल्प टू दी ऑडिटर, या अपन बात करें सिंपल सी बात है यहाँ पे कि भाई अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ऑडिटर को इसका एडवांटेज क्या होगा, सही बात है ना एकदम। सो मेरा बच्चा एक बात समझो, जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो आपको क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। सो बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं पे भी आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करें तो इसको सिंपल टेक्निक है याद करने के लिए, आपको दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिसोर्सेस, सेकंड पॉइंट क्या है, रिसोर्सेस, अब देखोगे थर्ड पॉइंट क्या है, रिसोर्सेस, फोर्थ पॉइंट क्या है, रिसोर्सेस। भाई बात एकदम आसान है, जब हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम लोग को 4 पॉइंट्स है, वो 4 पॉइंट्स कौन से है, रिसोर्सेज 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 रिसोर्सेज, करेक्ट है ना। रिसोर्सेज मतलब यही रहे अपने आर्टिकल्स, अपना टाइम, अपना जो स्टाफ, इन सबको हम लोग को क्या करना है, इनको हम लोग को वहां पे हम लोग को क्या करना है, उनको वहां पे डिप्लॉय करना है, उनको काम पे लगाना है, करेक्ट है ना एकदम। सो यहाँ पे हम लोग के एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम लोग कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम लोग ने डिसाइड करना है कि हम लोग को क्वालिटेटिव रिसोर्सेज चाहिए। तो मतलब ये जो बच्चे लोग हैं, ये बच्चे लोग कौन है, ये क्वालिटेटिव रिसोर्सेज होने चाहिए। क्वालिटेटिव रिसोर्सेज होने चाहिए मतलब क्या होना चाहिए इसका, कि उनको उसका नॉलेज होना चाहिए, उनको उसका कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उनको उतना नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज कि देयर शुड बी एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। अब अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज। अब क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कितने लोगों को भेजे, ये एक ही बच्चे को भेजे या दो चार बच्चों को भेजे, कितनी टीम को भेजे। तो सेकंड एडवांटेज अपना जो आता है दैट इज एलोकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट एकदम सिंपल है, क्या कहता है कि इन लोगों को कब भेजना है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द रिसोर्सेज, हम लोग इन्हें कब भेजे, हम लोग इन्हें कब भेजे। उसके बाद लास्ट में क्या कहता है कि इनको मैनेज करना है, कि इनको ब्रीफ करना है, इनको डीब्रीफ करना है। ब्रीफ मतलब इनको इंफॉर्मेशन देना है कि आपने किस हिसाब से आपने काम किया है, और जब उन्होंने काम किया है उन्होंने क्या नॉलेज गेन किया है वो हम लोग को बताएंगे, उसे हम लोग कहते हैं डीब्रीफिंग। आई बात समझ में आपको, एकदम परफेक्ट है। सो यहाँ पे मेरा बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। बोल बेटा व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट पॉइंट रिसोर्सेज, सेकंड पॉइंट रिसोर्सेज, थर्ड पॉइंट रिसोर्सेज, फोर्थ पॉइंट रिसोर्सेज। ओ माय गॉड सर कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता
कहता है, हम लोग को क्वालिटेटिव रिसोर्सेज चाहिए। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है एकदम, यस। अब जब हम लोग बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, प्लानिंग हो गया। प्लानिंग के बाद हम लोग यहाँ पे अब आगे और अपने को बात करनी ही है। एक एक हेडिंग्स आएगी अपने, उसको हम लोग डिस्कस करते ही जाएंगे। सो अब जब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सो यहाँ पे स्ट्रेटजी में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या कहता है मेरा बच्चा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेटजी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेटजी, बोल मेरा बच्चा। एकदम अभी तो बताया आपको। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रिसोर्सेस इनटू 4, खलास हो गया। एडवांटेज, इसका मेमोरी टेक्निक एकदम सिंपल है, रिसोर्सेस इनटू 4। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसका ट्री डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो क्या, सबसे पहले क्वालिटी, सेकेंड पॉइंट आप लिख दो क्वांटिटी, थर्ड पॉइंट आप लिख दो टाइम, एंड लास्ट पॉइंट आप लिख दो क्या, यहाँ पे मैनेजमेंट। खत्म हो गया। सो ये आपका एकदम ही सिंपल सा यहाँ पे आपका मेमोरी टेक्निक बोलो इसको, या आप इसको आपका चार्ट बोलो। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए रेगुलर क्लासेस में तो अपन ने इसको अलग लेवल पे पढ़ा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रेगुलर क्लासेस में तो अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स अपन ने डिस्कस किए हैं। अभी सिंस अपन रिवीजन कर रहे हैं, क्विक एकदम फटाफट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको इसका एक सिंपल सा चार्ट दे रहा हूं। करेक्ट है एकदम, यस। अब जब अपन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है, हाउ डू वी एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। हाउ डू वी एस्टैब्लिश की जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग इसका मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे करें, हम लोग स्ट्रेटजी को कैसे बनाएं। तो हम लोग स्ट्रेटजी को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना है क्या, कि हम लोग को कितना एरिया हम लोग को कवर करना है। सो हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, स्कोप। स्कोप के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे क्या मेरा बच्चा, प्लान। प्लान हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग को ध्यान में रखना है अबाउट व्हाट, 3 थिंग्स, नेचर, टाइमिंग, एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, दी एक्सटेंट। इसके बेसिस पे हम लोग स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, बराबर के नहीं, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट स्कोप, ये समझ में आ गया, स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे जो अपनी एंगेजमेंट टीम होगी, एंड फिर अपने को मिलेगा जो वो होगा क्या, रिजल्ट। मेरा बेटा एकदम बात ध्यान से सुनिएगा, ये कीवर्ड्स है आपको, वो एस्टैब्लिश और हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट स्ट्रेटजी, अपना ऊपर का टैब आप भूलना नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट व्हाट, ऑडिट स्ट्रेटजी। इसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है ना। सो हाउ डू वी प्रिपेयर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, हाउ डू वी प्रिपेयर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। सो प्रिपेयर करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्कोप, डिसाइड करेंगे स्कोप। जब हम लोग बात करते हैं स्कोप की, सो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, स्कोप इज बेस्ड ऑन व्हाट, बोलो 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 फटाफट, एकदम आराम से ध्यान में रखेंगे। सो इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, द टाइप ऑफ एंगेजमेंट और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे आपका जो स्कोप होगा ये बेस्ड होगा कि आपको कौन सा काम करना है। सो उसके बेसिस पे हम लोग अपना स्कोप डिसाइड करते हैं। मतलब तुम समझो बेटा बात को, कि जब मैं स्कोप की बात करता हूं, मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, मैं कंपनी ऑडिट कर रहा हूं, मैं स्टॉक ऑडिट कर रहा हूं, मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, भाई बहुत अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं। तो मेरा स्कोप क्या होता है, मेरा स्कोप जो है वो डिपेंड करता है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। जब मैं प्लान करता हूं तो वो प्लानिंग होता है किस बेसिस पे, तो वो प्लानिंग होता है बेस्ड अपॉन व्हाट, वो प्लानिंग जो होता है इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, मेरा बच्चा बोलेगा। सो इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अपने को कंप्लायंस रिपोर्ट देना है, या अपने को ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, रीजनेबल अश्योरेंस देना है, तो बेटा मैं उसके हिसाब से, एक बार मुझे कौन सा एंगेजमेंट करना है ये पता चल गया ना, तो उसके बेसिस पे सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मैं प्लान करूंगा। बट मेरा प्लानिंग किस बेसिस पे होगा, कि मुझे किस हिसाब से रिपोर्ट देना है, तो वो रिपोर्ट को अचीव करने के लिए मैं अपना प्लान करेगा। एकदम आसान है, करेक्ट है। फिर जब मैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट की बात करता हूं, सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट की जब मैं बात करता हूं, सो इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, द अवेलेबल रिसोर्सेस। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट, द अवेलेबल रिसोर्सेस, कि मेरे पास मुझे किस हिसाब से कितना काम करना है, मुझे कितना समय मुझे उसको अलॉट करना है, कितने हद तक मुझे उसको चेक करना है। तो मेरे पास जितने रिसोर्सेज है उसके बेसिस पे मैं वो काम करूंगा। जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट, मुझे किसको डायरेक्ट करना है यहाँ पे,
सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ किसको, जो एंगेजमेंट टीम है ना मेरी, उसको डायरेक्ट करता हूँ, और यही तो इसके बेसिस पे प्लान बना था। और रिजल्ट्स, जब अपन बात करते हैं रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स की बात करते हैं किस बेसिस पे, जो प्रिलिमिनरी, किसकी बेसिस पे बात करता हूं मैं, जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो मैंने परफॉर्म करी थी। आपको याद है, आपको याद है मैंने यहाँ पे बेसिक बेसिक पॉइंट में मैंने यहाँ पे क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लिया था, आपको याद है ना। तो वो नॉलेज जो मैंने लिया था उसको ही हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी बेसिक एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। करेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज यहाँ पे दिख रहा है आपको। यस, तो आप समझने की कोशिश करो, इसके बेसिस पे मैं अपना जो पूरा कामकाज है उसको मैं प्लान करेगा। करेक्ट है एकदम, यस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हाउ डू आई एस्टैब्लिश और हाउ डू आई प्रिपेयर माय ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, हाउ डू आई प्रिपेयर माय ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो बताओ मुझे एकदम कीवर्ड्स बताइए क्या है। सबसे पहले स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, डायरेक्ट एंड रिजल्ट्स। कीवर्ड्स ध्यान में रखना, स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट एंड डायरेक्ट एंड रिजल्ट्स। तो ये अपनी बात होगी किसके बारे में, हाउ डू आई प्रिपेयर व्हाट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दी स्ट्रेटजी एंड द प्लान। तो आप सबको मालूम है कि स्ट्रेटजी और प्लान का रिश्ता क्या कहलाता है, कि सर सबसे पहले बनती है स्ट्रेटजी, उसके बाद बनता है प्लान। अगर आपको स्ट्रेटजी में चेंजेस करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, आपके प्लान में चेंजेस होंगे। और अगर आपको प्लान में कुछ चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी में चेंजेस करना है, और स्ट्रेटजी में चेंज होने के बाद फिर आप चेंज करोगे प्लानिंग में। करेक्ट एकदम। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लानिंग। करेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, हाउ टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। अब हम लोग बात करेंगे किसके बच्चों, हाउ टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। बोलो हाउ टू डेवलप ओवरऑल ऑडिट प्लान। सेम यहाँ पे मैं बात करता हूं यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, द ऑडिट प्लान। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था हमने, वो कौन सा क्वेश्चन था, हाउ डू आई एस्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटजी। दिख रहा है आपको, ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था, हाउ डू आई एस्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटजी और हाउ डू आई प्रिपेयर द ऑडिट स्ट्रेटजी। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक आता है कि हाउ डू आई एस्टैब्लिश और हाउ डू आई प्रिपेयर, और क्या कहते हैं हम लोग, हाउ डू आई डेवलप, हम लोग क्या कहते हैं, हाउ डू आई डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। देखिए आप समझने की कोशिश करना यहाँ पे एकदम आराम से, कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मे लुक सिमिलर, बट फिर से मैं कह रहा हूं मेरे बच्चा, ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग है। तो एग्जाम में आप एकदम आराम से मन लगा के उसको पढ़िएगा, समझिएगा। सो यहाँ पे अब अपन जो अगला क्वेश्चन जो है, फिर से प्लान में आ गए, फिर से प्लान में आ गए अपन यहाँ पे। और हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अपना क्वेश्चन क्या है बेटा, कि हाउ डू आई प्रिपेयर या हाउ डू आई डेवलप, हाउ डू आई प्रिपेयर और हाउ डू आई डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। सही बात है एकदम। तो अपन बेटा प्लान कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्लान जब बनाना है अपने को एकदम आराम से, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। देखिए जब अपने का अपना कॉन्सेप्ट जब अगर क्लियर है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। सो कोई चीज मगअप करने की जरूरत नहीं है। अपन रेगुलर क्लासेस में भी अपन यही करते हैं कि इसके चार्ट बनाते हैं, इसकी समरी इस कदर बनाते हैं कि अपने को वो पूरा समझ में आ जाए। अब बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए ही है यहाँ पे, करेक्ट है ना, तो बस आपको मालूम है इसका चार्ट आपके पास बना हुआ है, आपको मालूम है ये सब चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। करेक्ट है ना एकदम, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हाउ डू आई डेवलप द ऑडिट प्लान। तो क्या कहते हैं, हाउ डू वी डेवलप द ऑडिट प्लान। चलिए फटाफट, जो बच्चे अभी फटाफट आए हैं, अभी जस्ट आए हैं, तो हमने जस्ट चैप्टर शुरू किया है, तो कॉन्सेंट्रेट करना एकदम आराम से, है ना। सो हाउ डू आई डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान, कैसे हम लोग पूरा पूरा प्लान को डेवलप करते हैं, एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो हमने बातें स्ट्रेटजी में ध्यान में रखी थी, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही हम लोग को आगे बढ़ के हम लोग को प्लान करना है। इसीलिए जब ये मॉड्यूल का स्ट्रक्चर बना था, आपको इसीलिए पहले बताया कि आप कैसे स्ट्रेटजी को बनाते हो, क्योंकि स्ट्रेटजी बनेगी उसके बेसिस पे ही आपका प्लान बनेगा। नहीं तो वो ऊपर प्लान प्लान में ही डाल देते थे ना,
उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती थी अपने को, करेक्ट है ना एकदम। सो आप समझने की कोशिश करो, हाउ डू वी डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान, सर हाउ डू आई गो अबाउट इट। सो बेटा सबसे पहले मुझे क्या बातें ध्यान में रखनी है, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे किस चीज के लिए बुलाया गया है। यार एक बात बताओ, मुझे प्लान बनाना है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि ए बच्चों सुनो ना, प्लान बनाओ, चलना ए बेटा प्लान बना, ए बेटा प्लान बनाना भाई बनाना। तुम ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, सर किस चीज का प्लान बनाए आप वो तो बताओ, पढ़ाई का प्लान बनाए या बाहर जाने का प्लान बनाए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो चीजें हम लोग को करनी है उसका प्लान बनाए। सर हम लोग करें तो एक्चुअली किसका प्लान बनाए, यही आप बोलोगे ना। सेम वे में जब मैं ऑडिट का प्लान बनाता हूं तो मुझे पहले मालूम होना चाहिए जो एंगेजमेंट जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, जो असाइनमेंट जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे ये मालूम होना बहुत 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 जरूरी है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ माय एंगेजमेंट, मुझे क्या मालूम होना बहुत जरूरी है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ माय एंगेजमेंट, करेक्ट है ना। सो मुझे ये मालूम होना बहुत जरूरी है, करेक्ट एकदम, यस। उसके बाद साथ ही साथ कानून की कोई मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, मुझे कानून की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, मुझे ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कंपनीज एक्ट में हम लोग को कारों के ऊपर रिपोर्टिंग करना है, हमको फ्रॉड के ऊपर रिपोर्टिंग करना है, हम लोग को स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिपोर्टिंग करना है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग को रिपोर्टिंग करना है, करेक्ट है ना एकदम। सो जब मैं प्लान बनाता हूं पहली बात एकदम सिंपल ये है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटीज आई हैव टू कीप इन माइंड, देन अकॉर्डिंगली व्हिच रिपोर्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स एम आई सपोज्ड टू गिव, मुझे ये ध्यान में रखना है। फिर मुझे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, क्लाइंट के अकाउंटिंग पॉलिसीज, नए अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, मुझे ये बातें ध्यान में रखनी है, करेक्ट एकदम। सो यहां तक अपने हो गए 4 पॉइंट्स, तो क्या कहते हैं अपने ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स एकदम आराम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि मुझे अपने एंगेजमेंट के कौन से टर्म्स है वो, प्लस साथ ही साथ मुझे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है वो, बराबर के नहीं, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है वो, सो मेरे एंगेजमेंट कौन सा है वो, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कौन सा है वो ये दो बातें मुझे ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, करेक्ट एकदम। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, इसके साथ साथ मैं कौन से टाइप के रिपोर्ट्स देने वाला हूं ये भी मुझे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई डिफिकल्टी है आपको, नहीं सर। फिर उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे अबाउट व्हाट, अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं तो आप समझने की कोशिश करो कि आप एक्चुअली कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज अभी यूज कर रहे हो, बराबर कि नहीं। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अभी आप यूज कर रहे हो और इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में कहीं आपने चेंजेस किए हैं क्या, वो आपने देखना है। अब सर आप पूछोगे सर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह मुझे मेरे प्लान में क्यों इसको शामिल करना है, व्हाट इज द नीड फॉर इंक्लूडिंग दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज ओवर हियर। तो बेटा बात एकदम आसान है, बात एकदम आसान है। मैं जब अकाउंट्स पढ़ता हूं, मैं बेसिक अकाउंट्स जब पढ़ता हूं तो मुझे मालूम है व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो उसमें कंसिस्टेंसी पॉइंट आता है। तो ईयर आफ्टर ईयर मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे देखना है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी है या नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं साथ ही साथ एसए नंबर 510 की, उसमें भी तो बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली यूज हुए कि नहीं हुए, वो आपने चेक करना है, और अगर उनमें कहीं कुछ चेंजेस हो गए हैं तो आपने उसको टैकल करना है, उसको आपने टेक केयर करना है कि बाबा उसका एडिक्वेटली डिस्क्लोजर दिया है या नहीं। तो वो बातें मुझे ऑलरेडी अपने प्लान में मुझे कवर करना बहुत जरूरी है। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज की ये दो बातें हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरा बच्चा अपन यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन सा है कि भाई वो जो अकाउंटिंग एरियाज वो कौन से ऑडिट एरियाज है, उन वो मटेरियल है क्या नहीं है वो मुझे देखना बहुत जरूरी है। तो अगले पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो अपने अकाउंटिंग एरियाज है, सो वो अकाउंटिंग एरियाज होने चाहिए, जो मुझे चेक करना है वो कैसे होने चाहिए, मटेरियल होने चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है भाई, एकदम एकदम सिंपल सी बात है। क्या कहता है यहाँ पे कि जो एरियाज है वो मटेरियल होना जरूरी है, वो एरियाज जो है वो मटेरियल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे एरियाज भी देखना है और वो एरियाज मटेरियल है वो मुझे मेरे प्लान में कवर करना बहुत जरूरी है, करेक्ट है ना एकदम। सो ऐसा क्यों होना बहुत जरूरी है, तुम समझो एरियाज, क्योंकि मेरा एडवांटेज क्या है प्लानिंग का, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, बट साथ ही साथ मैं ओपिनियन कैसा देता हूं, ट्रू एंड फेयर व्यू। ओपिनियन कैसा देता हूं बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मुझे वो मटेरियलिटी लेवल सेट करना बहुत जरूरी है, तो मेरे प्लानिंग में मैंने वो मटेरियल एरियाज को चेक करना बहुत जरूरी है, करेक्ट है ना एकदम। आगे यहां से बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि अब अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल उस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो वो मुझे चेक करना है, द रिलायंस आई हैव
reliance I have on accounting system plus along with that the internal controls। अब आपको याद है अपन ने बोला था यहाँ पे, क्या बोला था यहाँ पे, my plan should cover what, the reliance on internal control। सही बात है ना। तो यहाँ पे मुझे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल देखना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे कि सर अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तो मैं मेरा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, उसके बेसिस पे ही तो डिसाइड करूंगा ना मैं। करेक्ट है ना एकदम। सो इसके लिए मुझे वो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल भरोसेमंद है या नहीं मुझे चेक करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इट कम्स इज रोटेशन ऑफ एम्फेसिस। ये नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ये अपना कवर हो गया पॉइंट। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसके बेसिस पे कि ये रिलायंस के बेसिस पे अपन क्या कवर करेंगे यहाँ पे, ये रिलायंस के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट्स। ये दो बातें मुझे देखनी है। इसके बेसिस पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं यहाँ पे, वो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं, रोटेशन ऑफ एम्फेसिस। ये बहुत बहुत ही जोरदार पॉइंट है। वो क्या कहता है, रोटेशन ऑफ एम्फेसिस, रोटेशन ऑफ एम्फेसिस। रोटेशन ऑफ एम्फेसिस में क्या कहता है यहाँ पे कि अगर मैं फर्स्ट टाइम सेल्स पे या परचेसेस पे या एसेट्स पे, कोई पर्टिकुलर एसेट्स पे या इन्वेस्टमेंट्स पे अगर मैं फोकस कर रहा हूं, तो अब तुम समझने की कोशिश करो, मैं हर साल आके बस वही वही एरिया नहीं चेक कर सकता हूं। मुझे एक बार ये चेक किया तो अगली बार दूसरा एरिया चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे करके मैं ओवरऑल जो मेरा जो एरियाज है वो कवर होंगे। इसीलिए मेरे प्लान में मैंने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आई शुड बी डूइंग व्हाट, द रोटेशन ऑफ एम्फेसिस। करेक्ट एकदम, यस। सो यहां तक अपनी बात हो गई, एकदम सही है, परफेक्ट है। सो ये नेचर टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड नेचर टाइमिंग ऑफ एविडेंस से खत्म हो गया। फिर उसके बाद अब आता है जब मैं काम करता हूं तो मुझे इंटरनल ऑडिटर्स की जरूरत पड़ती है, अदर ऑडिटर्स की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। आपको याद है मैंने कहा था कि स्ट्रेटजी जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को स्ट्रेटजी में बनाते समय अपने को कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, बराबर के नहीं। सो कोऑर्डिनेशन जब करना अपने को जरूरी बनता है, याद है आपको यहाँ पे मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग को इंटरनल ऑडिटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम लोग को एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, हम लोग को जो अदर ऑडिटर्स है, ब्रांच ऑडिटर्स है, जॉइंट ऑडिटर्स है, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो उनकी चीजें भी हम लोग को ख्याल में रखना बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर जो अपना स्टाफ है या जो ये इंटरनल ऑडिटर्स वगैरह है, इन लोग को हम लोग को काम बांटना पड़ेगा और इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काम पूरा पूरा कोऑर्डिनेट भी हम लोग को करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, बोल बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे दो बातें हो जाएगी यहाँ पे। एक तो इन लोग को हम लोग को काम जो है, ये हमें काम क्या करना पड़ेगा, इन्हें एलोकेट करना पड़ेगा। और जो काम इन्हें एलोकेट किया गया है तो ये काम इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। सो ये सारी बातें हो गई। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर और डेवलप द ओवरऑल ऑडिट, सॉरी दिस इज हाउ वी प्रिपेयर और डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। एकदम आसान है, परफेक्ट, एकदम सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया एकदम। सो आप समझो जो रेगुलर क्लासेस में मैंने जो अलग अलग तरीके के चार्ट्स बनाए थे, हर चीज के अपन ने चार्ट बनाए रेगुलर क्लासेस में, एवरीबडी नोज दिस, करेक्ट है ना। तो आप वो चार्ट्स के बेसिस पे पढ़िएगा, बट जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ नहीं है, करेक्ट है ना, बट उसको ये अभी कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसके लिए मैं पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ। रेगुलर क्लास में चार्ट पढ़ा हुआ है, पॉइंट्स याद रखने के लिए पूरा एकदम अपन ने उसको एकदम सुपर तरीके से पढ़ लिया है, करेक्ट है ना। मैं बच्चों को बता देना चाहूंगा कि ये पॉइंट सीरियली लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे पॉइंट्स आए वो आपने लिखना है, बट ध्यान में रखना है आपको वो सारे पॉइंट्स आपको उसको कवर करने जरूरी है। पूरे नंबर चाहिए तो पूरे पॉइंट्स आपको उसको लिखना बहुत जरूरी है, करेक्ट है। सो दिस इज हाउ वी डेवलप दी ऑडिट प्लान। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, एकदम आराम से फोकस करिएगा कि हम लोग को कौन सा एंगेजमेंट है, क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, कौन से रिपोर्ट्स अपने को देने हैं। फिर उसके बाद क्लाइंट के अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से है, उसमें चेंजेस हुए हैं क्या, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, मटेरियलिटी के बेसिस पे उसे देखना है। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अपन रिलायंस रख सकते हैं क्या, फिर उसके बेसिस पे कितना एविडेंस अपने को ऑब्टेन करना है। फिर जो एरिया पे अपन फोकस कर रहे हैं उसको रोटेट करो, इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, अदर ऑडिटर्स को बुलाओ, उनको काम अलोकेट करो और साथ ही साथ उनके बीच में काम आप क्या करिए, उसको आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। तो यहां पे मेरा बच्चा कोई डिफिकल्टी आपको कुछ भी नहीं, एकदम आसान है, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ वी डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान, करेक्ट है एकदम।
सही है। अब अपन बात करते हैं अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट प्लान। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट प्लान, इसको आपको एग्जाम में अलग से व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान आपको पूछा जा सकता है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान पूछेंगे आपसे, बराबर के नहीं, या तो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट प्लान। सो यहाँ पे अपने ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें आती है। सो ऑडिट प्लान में आता है अपना रैप, ऑडिट प्लान में आता है अपना फैप, एंड साथ ही साथ उसके आता है अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, करेक्ट है ना। सो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। कहां पूछा जाएगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपका ऑप्शन डी होगा, वो होगा ऑल ऑफ दी अबाव, करेक्ट है ना एकदम, यस परफेक्ट है। सो यहां तक कोई डिफिकल्टी है आपको, एनी क्वेरी, नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। ये आपको जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एसे नंबर 300 में पूरा पूरा आपका कवर हो जाता है कि जब आपको प्लान करना है तो प्लान करते समय आपको कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो कौन सी बातों का आप ध्यान में रखोगे, ऑब्वियसली अपन ने यहाँ पे कहा था कि जब हम लोग प्लान करेंगे, हम लोग जब ऑडिट को प्लान करेंगे तो हम लोग को नॉलेज लेना है। तो जब हम लोग को नॉलेज लेना है तो हम लोग को ऐसे 300 के बेसिस पे जो पूरा पूरा नॉलेज है वो हम लोग को लेना है। सो क्या कहता है सर ऐसे 300, तो हम लोग ने किस किस चीज का नॉलेज लेना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बातें रखते हैं अपन सामने आपके। सो जब मैं प्लान करता हूं तो मुझे सबसे पहले आपको बताना है कि मुझे ये अपना जो क्लाइंट है वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उसका कौन सा रेगुलेटर है, बराबर के नहीं, इसका रेगुलेटर कौन है, करेक्ट है ना, ये मुझे ध्यान में रखना है। सो इसका रेगुलेटर कौन है, सो रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड इसके साथ ही साथ मुझे क्या बातें ध्यान में रखनी है, एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। साथ ही साथ मुझे क्या बातें ध्यान में रखनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये नॉलेज में मुझे बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये नॉलेज में मुझे बातें ध्यान में रखनी है। जो बच्चा पहली दफा ऑडिट पढ़ रहा है मेरे से, करेक्ट है ना, देखिए मैं आपके लिए ये पूरा पूरा ऑडिट का ये चैप्टर का समरी बना रहा हूं आपके लिए। ये समरी नोट्स आपके बनेंगे जो हम लोग रेगुलर क्लासेस में बनाते हैं, करेक्ट है ना एकदम। सो आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा, करेक्ट है ना एकदम। सो यहाँ पे ऐसे 300 के साथ साथ मेरा बच्चा शालिनी, यहाँ पे ऐसे 300 के साथ साथ यू आर करेक्ट, यहाँ पे 300 के साथ साथ हम लोग को 315 को भी हम लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग में ये सारी बातें अपनी कवर होती है। परफेक्ट बेटा। सो ये दोनों एसेज यहाँ पे काम में आएंगे अपने। ओके, ओके, चलिए। सो वेरी गुड। यहाँ पे आपको रिवीजन में आपको कुछ बातें याद भी आ रही है क्लासेस की, तो आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस, करेक्ट है ना एकदम, ओके। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द रेगुलेटरी अथॉरिटी, अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके साथ साथ फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट क्या कहते हैं द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग, द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है ना एकदम। सो क्या कहते हैं यहाँ पे, सो द नेचर ऑफ द एंटिटी, द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अब पहले तो हम लोग ने यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट पढ़े ये हमने ग्लोबल बेसिस पे पढ़े, ये हमने मोटा मोटी ऊपर ऊपर ओवरऑल बेसिस पे हमने पढ़ा इसको, ग्लोबल बेसिस पे कि भाई तुम कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, उस इंडस्ट्री में कौन सा रेगुलेटर है आपका, करेक्ट है ना, और उसमें आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से है, करेक्ट है ना। सो अब उस ग्लोबल बेस में अब अपने को स्पेसिफिकली अपने क्लाइंट पर्सपेक्टिव से अपने को देखना है। सो उस क्लाइंट पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या देखेंगे कि भाई उनके कौन से ऑपरेशंस है, कि अगर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है तो वो सेल्स में है, सर्विस में है, या जैसे रिपेयर्स के है, या तो अपन बात करते हैं आफ्टर सेल्स में है, तो भाई किस में है ये, बराबर के नहीं। तो ये अपने को देखना है। फिर इसका मालिक कौन है, इसको कौन चला रहा है, मतलब अब हम लोग उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं, अब हम लोग उसके अंदर अंदर जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको नेचर पहले तो आपको ग्लोबल बेसिस पे देखना है, आपको ग्लोबल बेसिस पे आपको समझना है कि भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या, किस कहाँ इंडस्ट्री वगैरह कहाँ बिलोंग करता है, करेक्ट है ना। बट उसके बाद अपने को नेचर देखना है, उसके ऑपरेशंस, ओनरशिप, गवर्नेंस, ये अपने को देखना है। फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स, कैसे इन्वेस्टमेंट्स है, सब्सिडरीज कौन सी है, होल्डिंग कंपनी अपनी कौन है, कौन सी एसोसिएट कंपनीज है, क्योंकि आगे चल के जब अपन लॉस देखते हैं तो वो लॉस अपने बहुत सारे उसमें काम में आते हैं अपने को, करेक्ट है ना। सो अपना टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है वो अपने को देखना है। और नॉलेज में फिर अपन ने देखा ही था कि उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से है, उनके ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज कौन से है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है उनका।
था। करेक्ट है। सो कहाँ थे अपन यहाँ पे, नेचर। नेचर में अपने पॉइंट्स कौन से थे नेचर में, उसका अपने को देखना है ऑपरेशन, ओनरशिप स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ इट इज फाइनेंस्ड, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, ये अपने को देखना है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट एंटिटी के, अपने को तीन बातें देखनी है। एक तो अपने को देखनी है अबाउट एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंटिटी का अपने को क्या देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर उस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस एंटिटी के स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, एंड लास्ट में अपने को देखना है उस एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उस एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उस एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी अपने को देखना बहुत जरूरी है। सो मेरा बच्चा, एनीवन एनी क्वेरी? यस, अपन ने जो बात करी थी ऊटी, तो नेचर में जो मेरा बच्चा क्लास में जो रेगुलर कोर्स में पढ़ा है, सो उसको मालूम है, उसका मेमोरी टेक्निक अपन ने दिया है, इसको क्या बोलते हैं नेचर में, इसका मेमोरी टेक्निक अपन ने दिया है वो क्या है, ऊटी। ऊटी, ऊटी, वेरी गुड ना। तो वो ऊटी में क्या बोला था आपने, अपन ने बात करी थी ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में हम लोग ने बात करी थी हाउ इट इज फाइनेंस एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। करेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा क्लास की बातें सारी याद कर रहा है। राइट, लव यू गाइस। ओके, सो ये बात हो गई अपने नॉलेज की, जो अपने को लेना है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये अपने को मालूम है कि वो एक बार नहीं होता है, वो बार बार लगातार करना पड़ता है अपने को। एक ऑडिट अपना खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली अपने को दूसरे ऑडिट की शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। करेक्ट है ना? उसके बाद सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लानिंग इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना इसको, आपको ट्रू एंड फॉल्स में आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन। सो क्या होगा यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करिएगा कि ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा बच्चा, ऑडिटर की। सो यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, यस। तो चाहे तो ऑडिटर जब वो ऑडिट स्ट्रेटजी या प्लान बनाता है, वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है, करेक्ट है ना, वो उसमें चाहे तो वो मैनेजमेंट से हेल्प ले सकता है। इसमें उसने ध्यान में रखना है कि बट भले ही वो डिस्कस कर सकता है, बट ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये ऑडिटर की है। और जब वो डिस्कस कर रहा है, उसने ध्यान में रखना है कि कहीं पे भी प्लान का इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कहीं कॉम्प्रोमाइज होनी नहीं चाहिए। करेक्ट है ना? तो ये अपना 6 पॉइंट हो गया। और फिर अपन नेक्स्ट कहते हैं चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। करेक्ट है ना? सो जब जैसे अपन ऑडिट करते जाते हैं, ऑडिट करते दौरान अपने को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है और लगता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कुछ चीजें अपनी होती रहती है। करेक्ट है ना? तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई, अगर तुम प्लानिंग चेंज करते हो तो पहले तुमको स्ट्रेटजी चेंज करना है, और अगर स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो तो आपने पहले प्लानिंग को आपने फिर बदलना बहुत जरूरी है। करेक्ट है ना? सो ऐसी बात है। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, चेंजेस टू द डिसीजन। और ये सब पूरा जब आपका कामकाज हो रहा है तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने कंटिन्यूअस बेसिस पे आपने आपके जो स्टाफ है उनको आपने डायरेक्ट करना है, उन्हें सुपरवाइज करना है, और उनका जो काम है आपने रिव्यू करना बहुत जरूरी है। करेक्ट है ना? ये बात तो एकदम तय है। ये अपन ने बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग में भी अपन ने पढ़ लिया, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। बट अब बात होती है किसके बारे में, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है अबाउट व्हाट इज द एक्सटेंट। किसके बारे में आता है यहाँ पे, अबाउट द एक्सटेंट। अब तुम समझने की कोशिश करिएगा कि आप कितना एक्सटेंट, तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या बनता है, सार्क बनता है, कार्स बनता है। अपन ने दोनों मतलब हर लेक्चर में मैंने जैसे बच्चों को कन्वीनियंट है वैसा वो मेमोरी टेक्निक अपन ने बनाया है। करेक्ट है ना? सो वो एक्सटेंट किस बेसिस पे है, कितने हद तक उनका काम अपन रिव्यू करेंगे, कितने हद तक उसको अपन डायरेक्ट करेंगे। तो मेमोरी टेक्निक क्या बनता है उसका, सार्क, या मेमोरी टेक्निक बनता है उसका कार्स। तो सार्क में हम लोग क्या कहते हैं, साइज ऑफ द एंटिटी। फिर उसके बाद साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा एरिया अपने को चेक करना है। फिर उसके बाद रिस्क कितना है, एंड लास्ट में द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पे। करेक्ट है एकदम, यस। सो ये अपना मेमोरी टेक्निक यहाँ पे बन जाता है, ईदर यू कॉल इट एज द सार्क और यू कॉल इट एज द कार्स, जैसे आपको जो अच्छा लगे वैसे आप उसे पढ़ सकते हो। राइट राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये सारी सारी बातें अपने डॉक्यूमेंट करनी है। ये बातें कहता है एसए नंबर 230 कि आपने जो भी स्ट्रेटजी, प्लान और जो भी आपने चेंजेस
चेंजेस भी करे थे उन सारी चीजों को आपने डॉक्यूमेंट करना है। करेक्ट है ना? तो जब बेटा मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूं तो स्ट्रेटजी मतलब मुझे की डिसीजंस की बात करनी है। प्लान की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं अबाउट व्हाट द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ व्हाट द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ व्हाट द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये और चेंजेस में मुझे क्या डॉक्यूमेंट करना है कि आपने चेंजेस क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन फॉर द चेंजेस, व्हाट चेंजेस वर मेड एंड एक्चुअली फाइनली विच चेंजेस वर अडॉप्टेड। तो ये बातें मुझे डॉक्यूमेंट करनी है यहाँ पे। करेक्ट है ना? अब अपना पार्ट आता है अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। मेरा बच्चा तो समझ रहा है यहाँ पे, ये प्लानिंग हो गया, स्ट्रेटजी हो गया यहाँ पे। अपन यहाँ पे उसको चेंजेस कर सकते हैं। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ऑडिटर की। और फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि ये सारी बातें आपने क्या करनी चाहिए, इसको आपने डॉक्यूमेंट कर लेनी चाहिए। एंड दिस इज एज पर एस ए नंबर 230। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या करेगा मेरा बच्चा? डॉक्यूमेंट में स्ट्रेटजी को डॉक्यूमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट में वो प्लान को डॉक्यूमेंट कर लेगा, और आखिरी में वो जो चेंजेस किए गए थे उसको भी डॉक्यूमेंट करेगा। करेक्ट है ना एकदम? स्ट्रेटजी में हम लोग क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? तो हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे अबाउट व्हाट द की डिसीजंस। प्लान में हम लोग क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? अबाउट नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अलोंग विद द अदर प्रोसीजर्स। एंड चेंजेस में आपने क्या चेंजेस किए, क्यों चेंजेस किए, और फाइनली आपने कौन से चेंजेस को आपने अडॉप्ट किया है, वो आप क्या करोगे? उसे डॉक्यूमेंट करोगे। करेक्ट है एकदम? सही समझ में आ गया आपको? यस। अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक जो है अपना, वो बात करते हैं अपन किसके बारे में? वी टॉक अबाउट इज द ऑडिट प्रोग्राम। अपन किसकी बात करते हैं मेरा बच्चा? ऑडिट प्रोग्राम। ओके, इट्स बीइंग 55 मिनट्स अभी तक, और अपन ने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान अपन ने पढ़ लिया है। करेक्ट है ना? मुझे एक बात बताइए कि आपको मजा आ रहा है क्या आपको ये सब पढ़ने के लिए? इतनी सारी बातें अपनी हो गई है, डिस्कस करते करते पता नहीं चला कब 1 घंटा गुजर गया अपना। मुझे बताइए आपको ये अच्छा लग रहा है क्या? फटाफट मुझे बताओ। तो आप लोग जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, नहीं हो? तो मुझे बताओ, सो दैट फिर मैं आगे ऑडिट प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट भी शुरू करता हूँ। और जो ये कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊं, एक चैप्टर पढ़ने का एकदम दासू तरीके से। तो आपको ये क्लासेस में मजा आ रहा है क्या? यस यस सर, लव यू गाइस एकदम। बहुत भारी आदमी, आहा आहा आहा। क्या बात है भाई, यही तो चाहिए था मुझे कि आप लोगों की दुआएं मिले, और आप लोग भी इतने रिवीजन के साथ आप लोग बहुत आगे बढ़े, और आपका जो नाम है वो रोशन करे एंड बहुत तरक्की करे। बहुत बहुत मजा आ रहा है मेरे को इतने अच्छे कमेंट्स देखने के कि आपको बहुत फायदा हो रहा है, राइट? और फायदा हो रहा है तो जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, तो आपको मालूम है कि क्या करना है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा जो हौसला बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है। करेक्ट है ना? बहुत बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं करी है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और जिनको पढ़ना है, लॉकडाउन में बहुत डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, तो भाई ये चैप्टर वाइज रिवीजन उनके लिए है। करेक्ट है एकदम? यस। ओके, ये बातें हो गई, और अब अपन बात करेंगे ऑडिट प्रोग्राम की। अब अपन बात करते हैं ऑडिट प्रोग्राम की। अब जब अपन ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं, व्हाट डू वी टॉक अबाउट ऑडिट प्रोग्राम? व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट प्रोग्राम, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं, व्हाट हैपेंस इज की ऑडिट प्रोग्राम कि अब वी हैव प्रिपेयर्ड व्हाट द ऑडिट स्ट्रेटजी, वी हैव प्रिपेयर्ड ऑडिट स्ट्रेटजी, वी हैव प्रिपेयर्ड व्हाट द ऑडिट प्लान। नाउ एवरीथिंग इज देयर इन अ हेड। तो कहीं ना कहीं इसको अपने को पेन डाउन करना बहुत जरूरी है, इसको अपने को कहीं ना कहीं लिखना बहुत जरूरी है, या अपना जो ऑडिट करने में क्या क्या काम अपने को करना है, ये सारी बातें अपने को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अब जब मैं ये बातें दिमाग में रख के क्लाइंट प्लेस पे जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट आई मे फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स, कि बॉस ने मुझे बोला था कि ये चीजें चेक करना है, बट मैं वो चीजें भूल गया हूं। तो ऐसा बहुत सारा एरर मेरे से हो सकता है। इन दैट केस व्हाट टू डू? तो सिंपल सी बात है, बी प्रिपेयर व्हाट एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इज व्हाट, ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट प्रोग्राम इज व्हाट? अ डॉक्यूमेंट। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, ये रिटन प्रोग्राम है एक।
करेक्ट है ना? सो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, क्या है उसके अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। इसके अंदर आपने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या बातें आपने चेक करना है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, करेक्ट है ना एकदम? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द ऑडिट प्रोग्राम। इट इज अ डॉक्यूमेंट which consist of what, series of verification procedures। आई बात समझ में आपको? यस। तो अब जब अपन बात करते हैं ऑडिट प्रोग्राम की, आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेसेस। ऑडिट प्रोग्राम जो अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन फोकस करते हैं, वो क्या कहता है यहाँ पे? दिस प्रोग्राम या ऑडिट प्रोग्राम क्या कहते हैं? भले ये डॉक्यूमेंट है, ये सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है, बट क्या कहते हैं? बट दिस प्रोग्राम, क्या कहते हैं? दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी, क्या कहते हैं? दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी यूनिवर्सल। क्या कहते हैं? दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी यूनिवर्सल। वन प्रोग्राम फॉर ऑल इज नॉट पॉसिबल। प्रिपरेशन ऑफ यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम इज अ मिथ। क्यों सर ऐसा? क्योंकि अब तुम समझो बात को, बिजनेस इज वेरी इन नेचर, साइज, टाइप, बराबर कि नहीं? साइज, अलग अलग टाइप के हिसाब से बिजनेस क्या होते हैं मेरा बच्चा? दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन व्हाट, वेरिंग। सो ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर वन प्रोग्राम फॉर ऑल। इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट है ना? सो दैट इज व्हाट वी से, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम इज अ मिथ। आई बात समझ में आपको? यस। तो जब अपन ये ऑडिट प्रोग्राम, अब यहां पे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम जब डेवलप करते हैं हम लोग, तो हमने ध्यान में रखना है कि योर जो एंगेजमेंट जो असिस्टेंट है, ही इज सपोज टू कीप एन व्हाट, ओपन माइंड। उसने क्या करना चाहिए? ही इज सपोज टू कीप व्हाट, एन ओपन माइंड। तो ये जब अपन ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अब तुम समझो बेटा, ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड प्रोग्राम? तो जब मैं स्टैंडर्ड प्रोग्राम की बेटा बात करता हूं ना, तो आपने स्ट्रेटेजी बना ली थी, आपने उसके बेसिस पे प्लान बना लिया था। तो अब तुम समझ यहाँ पे कि उस स्ट्रेटजी, उस प्लान के बेसिस पे तुमने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी हुई है, ऑन दैट बेसिस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक प्रिपेयर करते हो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम, करेक्ट है ना? मतलब जो भी एसेंशियल है, आप वो प्रिपेयर कर लेते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये प्रोग्राम बनाने के बाद जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, वैसे जैसे आपको नॉलेज गेन होता है, आपको पता चलता है कि ये एरिया पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, या ये पर्टिकुलर एरिया पे अपने को फोकस करना बहुत जरूरी है। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आपने, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप उस प्रोग्राम को आल्टर करते रहते हो। आई बात समझ में? तो जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना लेना चाहिए, और उस प्रोग्राम में जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपने उसे अल्टरेशंस करने चाहिए। अल्टरेशंस करने के लिए आपने क्या करना चाहिए? उस प्रोग्राम को समय समय पे आपने उसको रिव्यू करना चाहिए, करेक्ट है ना? ऐसा नहीं कि एक बार ही रिव्यू करना है, नहीं, इसको आपने कंटिन्यूअस बेसिस पे आपने उसको रिव्यू करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, तो आपका वो प्रोग्राम जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो प्रोग्राम आपका हो जाएगा आउटडेटेड। आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए आपको समय समय पे प्रोग्राम को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं हम लोग ये प्रोग्राम को बनाए कैसे। जब उसका स्टैंडर्ड प्रोग्राम अपने को बनाना है, तो इसका ढांचा, इसका स्ट्रक्चर, हाउ डू वी प्रिपेयर इट्स स्ट्रक्चर, क्या बातें अपन ने ध्यान में रखना है। जब वो स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम अपन बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर या उसका आउटलाइन जब अपने को बनाना है, तो वो कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है? तो वो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? तो फर्स्ट वी हैव टू स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। जो अपने को काम काज दिया है, तो उसी के दायरे में रहते हुए अपन ने क्या करना है? अपन ने वो स्कोप या लिमिटेशन के दायरे में रहते हुए अपन ने अपना ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेना है। सेकंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? दैट द एविडेंस जो अपने को चाहिए,
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए अपने को, तो वो आपने पहले ही सोच लेना चाहिए कि मुझे किस तरीके का ऑडिट एविडेंस चाहिए, करेक्ट है ना, क्योंकि उसके बेसिस पे मेरा इंस्ट्रक्शंस आएगा वहां पे। और फिर जो एविडेंस मुझे चाहिए, वो एविडेंस को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा वो मैंने वहां पे लिखना है, क्या क्या गलतियां हो सकती है वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके बेसिस पे मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा। और लास्ट में ऑब्वियस सी बात है, मैंने जो मेरा प्लान में जो मैंने फोकस किया था कि मेरे को काम कोऑर्डिनेट करना है, वो तो मुझे इंटैक्ट रखना ही है। आई बात समझ में आपको? तो बेटा एकदम सिंपल सी बात है, जब मैं एक ढांचा बनाता हूं, मैं एक ऑडिट प्रोग्राम जब मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं सो यहाँ पे जब मैं ऑडिट प्रोग्राम को क्या कर रहा हूं, यहाँ पे व्हेन आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, व्हेन आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, जब मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं जब ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये ऑडिट प्रोग्राम जब मैं बना रहा हूं, तो उस समय पे मैंने क्या करना चाहिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या करना चाहिए बोलो, सो आई हैव टू स्टे विद इन द स्कोप, आई हैव टू स्टे विद इन द लिमिटेशन, बराबर के नहीं, मुझे क्या काम करना है उसी के दायरे में रहते हुए मुझे काम करना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मुझे फोकस करना है कि मुझे एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए मुझे, करेक्ट है ना, मुझे एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहने के लिए मुझे क्या, जो मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी है या जो एरर्स हो सकते हैं, मुझे उन बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो आई हैव टू कीप इन माइंड द बेस्ट एविडेंस विच आई वांट, एंड फॉर दैट एविडेंस आई हैव टू ऑब्टेन व्हाट, ऑडिट एविडेंस, करेक्ट है ना, एंड उसके बेसिस पे और क्या क्या एरर्स हो सकते हैं उसके बेसिस पे मैं और ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्ट करूंगा, करेक्ट एकदम। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, जो अपना लास्ट पॉइंट बन जाता है वो क्या कहता है, मुझे सारे प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। सो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स, मुझे क्या करना है, आई हैव टू कोऑर्डिनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। और जब ये बातें करूंगा तो इस बेसिस पे मेरा क्या बन जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम बन जाएगा, which will contain the series of instruction verification procedures। ये उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं इसके अंदर ये बातें यहाँ पे डाल दूंगा इस बेसिस पे। बट अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, बट अब इसके अंदर एक्चुअली सर क्या डालना है, तो इसको डेवलप कैसे करें, तो इसको डेवलप कैसे करें मेरे बच्चों, एकदम आसान सी बात है, इसको डेवलप करना है राइटिंग में, आपने ध्यान में रखना है आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, बराबर कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स पे फोकस करना है आपने, कब उसको परफॉर्म करना है, और उसको प्लानिंग में आपने ध्यान में रखना है, ये तो बात एकदम आसान है। सो यहाँ पे डेवलप कैसे करें, डेवलप कैसे करें इसको, तो सर ये होगा कैसे, राइटिंग में, करेक्ट है ना, ये कैसा होगा, राइटिंग में। आपने ध्यान में रखना है इंटरनल कंट्रोल, आपने क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल को ध्यान में रखना है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल हो गया, फिर आपने आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ये तो बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे फिर आप आपके ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव के बाद आपने ये आपको प्रोसीजर्स कब परफॉर्म करने हैं वो, और उसके बेसिस पे फिर आप आपका दोगे वो क्या होगा, रिपोर्ट। तो पहले आप ढांचा कैसे बनाओगे वो ध्यान में रखोगे, और उस ढांचे के अंदर कंटेंट कैसे डेवलप करोगे वो आपने ध्यान में रखना है। आई बात समझ में आपको, राइट, यस। सो ये बात हो गई अपने ऑडिट प्रोग्राम की। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, करेक्ट है ना, और अब आखिरी पार्ट बचता है ऑडिट प्रोग्राम का, जो आपका फेवरेट है, वो क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, करेक्ट है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट, द ऑडिट प्रोग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट, द ऑडिट प्रोग्राम। अब मेरा बच्चा ध्यान में रखना वापस से, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, करेक्ट है ना, बराबर कि नहीं, क्या कहता है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट है। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग है। थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी है। फोर्थ पॉइंट अभी अपन बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। कॉमन पार्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, उसमें प्लान स्ट्रेटेजी ये सब चेंजेस होते रहते हैं। आई बात समझ में आपको, यस। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, चलिए बताइए, एकदम ही आसान पॉइंट है, जिसमें आपको क्या करना है, आपका जो पूरा पूरा जो फॉर्मेट है एडवांटेजेस का, मतलब जो ऑडिट प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसको आपने ध्यान में रखना है। सो मेरा बच्चा ऑडिट प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है,
सबसे पहले हम लोग ऑडिट प्रोग्राम में क्या देते हैं बताइए? हम लोग सबसे पहले देते हैं एरिया, उसके बेसिस पे हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट। बोलो उसके बाद क्या आता है? असिस्टेंट। असिस्टेंट के बाद क्या आता है? साइन। और साइन के बाद आते हैं रिमार्क्स। साइन के बाद क्या आता है? रिमार्क्स। तो मेरा बच्चा ये बात हो गई अपना, मतलब ये एडवांटेजेस नहीं हुए, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली होता कैसे है। करेक्ट है ना एकदम? सो ये बेसिकली दिखने में ऑडिट प्रोग्राम अपना ऐसा होता है। करेक्ट है ना? जिन बच्चों को मालूम नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो बेटा ऑडिट प्रोग्राम दिखने में ऐसा दिखता है। तो इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग क्लासेस में हमने बात करी थी कि भाई इसके एडवांटेजेस इसी के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। तो वो क्या है उसके एडवांटेजेस बताएंगे। सो एडवांटेज नंबर 1 तो अपने को यहाँ पे मिलता है क्या? एक टोटल पर्सपेक्टिव। क्या मिलता है अपने को? पर्सपेक्टिव। एक टोटल पर्सपेक्टिव। करेक्ट है ना? सो एडवांटेज नंबर 1, जब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो अपने को टोटल क्या काम करना है, सो दिस इज व्हाट वी गेट इज द टोटल पर्सपेक्टिव। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? वी गेट अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या मिलता है अपने को? क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट है ना एकदम? फिर उसके बाद असिस्टेंट में क्या कहता है? सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। सिलेक्शन of assistants become what? Selection of assistant becomes easier. Selection of assistants become what? Easier. साइन करने से क्या होता है? एडवांटेज क्या कहता है साइन करने से? फिक्सिंग ऑफ व्हाट? फिक्सिंग ऑफ व्हाट बोलो बच्चों? फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिमार्क से क्या होता है? वी कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। वी कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। करेक्ट है ना? अब ये जो अपना पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, ये कैसा प्रोग्राम है मेरा बच्चा? ये जो पूरा का पूरा जो अपना प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कैसा है? दिस एंटायर प्रोग्राम इज रिटर्न। सो ये रिटर्न होने के वजह से क्या कहते हैं अपन यहाँ पे? नो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विल बी व्हाट? इग्नोर्ड। कुछ भी चीजें हम लोग भूल नहीं सकते है ना? करेक्ट है ना? और यहाँ पे ये रिटर्न होने के वजह से इट ऑल्सो सर्व्स एट वॉज द एविडेंस। एंड लास्ट में क्या कहता है? इट सर्व्स एज एन एविडेंस, तो ठीक है, प्लस इट ऑल्सो सर्व्स एज अ गाइड। अगले साल के लिए काम में आता है। तो मेरा बच्चा जो लाइव क्लास में पढ़ा था, जो वर्चुअल में मेरे से पढ़ा था, याद आता होगा? बोलो इट सर्व्स एज अ गाइड, इट सर्व्स एज एन एविडेंस। मजा आया? ये स्माइल देखनी थी यार आपके चेहरे पे। करेक्ट है ना? सो ये बात हो गई अपनी एडवांटेजेस की। याद आ गया आपको? एकदम समझ में आ गया? So total perspective, clear set of instructions, selection of assistants become easier, fixing of responsibilities, प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। एंड ये रिटर्न होने के वजह से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके छूटे नहीं जा सकते हैं। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं? इट सर्व्स एज अ गाइड, इट सर्व्स एज एन एविडेंस। परफेक्ट है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे अगले जो अपना जो पॉइंट है वो क्या है मेरा बच्चा? सो वी टॉक अबाउट इज दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सर ऑडिट प्रोग्राम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्या? यस। डिसएडवांटेजेस में अपन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, वो क्या है आपको याद आ रहा है? सर इट इज व्हाट? रिजिड। इट इज व्हाट? रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। इट इज व्हाट? रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। इट इज व्हाट? रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। मतलब वो आपको उसी दायरे में बांध के रखता है, आपको कहीं पे भी वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? इट इज वेरी, बोलो स्टाइल मार के, स्टाइल मार के बोलो, इट्स वेरी मैकेनिकल। इट्स वेरी मैकेनिकल। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट्स वेरी मैकेनिकल। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट्स रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। फिर उसके बाद क्या कहता है? इनएफिशिएंट असिस्टेंस। इनएफिशिएंट असिस्टेंट क्या करेगा वो? बोल बेटा कमेंट बॉक्स में फटाफट। इनएफिशिएंट असिस्टेंट क्या करेगा? he will take it as what? The shelter. Inefficient assistant will take it as what? The shelter. Correct है ना? And hard and fast audit program, hard and fast audit program will kill the initiative. Kill the initiative. आई बात समझ में आपको? So hard and fast audit program will kill the initiative. So what are the disadvantages of audit program? So it's rigid and inflexible, it's very mechanical, inefficient articles उसके पीछे छुप जाएंगे, वो बोलेंगे तुमने ऑडिट प्रोग्राम में लिखा नहीं है तो हम वो काम करेंगे नहीं। और जिसको सही में अच्छे से काम करने की इच्छा थी तो वो क्या करेगा? उसका एकदम जल्दबाजी में, हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या है? जल्दबाजी में अगर आप कुछ काम करते हो तो आपका जो मोटिवेशन
इनिशिएशन है, जो आपका इनिशिएटिव है, वो क्या हो जाएगा, वो खल्लास हो जाएगा, बराबर के नहीं। सो दिस इज व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सो ये अपनी बात हो गई डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब आखिरी में आपका जो बचता है, वो पार्ट जो बचता है अपना, वो है मटेरियलिटी लेवल। और मेरा बच्चा मटेरियलिटी ये आपको रेफर करना है एसे नंबर 320। तो जब अपना स्टैंडर्ड्स का सीरीज अब आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी बातें आपको स्टैंडर्ड्स के एसे नंबर 320 में आपको पढ़ा दिया गया है। और ये पूरा पूरा चैप्टर के एंड तक जो भी बात आप देखोगे तो आपको मिलता है ये कहां पे, एसे नंबर 320 में। करेक्ट है ना एकदम। सो यहां पे मेरा बच्चा वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, आवर चैप्टर नंबर 2। क्या बोलते हो, मजा आया क्या? एसे 320 मटेरियलिटी पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ा दिया गया है। स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें आपको 320 मस्त एकदम समझ में आएगा। So इसी के साथ we have completed with our second chapter's revision in just 75 minutes. I hope आपको मजा आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। करेक्ट है ना? जो चैप्टर आप इतने दिन, इतना 2-4 दिन लगा देते, शायद वो आपका 1-1.5 घंटे में मेरे साथ रिवाइज हो गया होगा। करेक्ट है? सो पसंद आया है आपको तो फिर से जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन दबाया नहीं, वो जो खड़ूस बच्चा है ना, अभी तक लाइक का बटन दबाया नहीं है, कि कैसे लाइक का बटन दबाऊं मैं, चैप्टर इतने जल्दी कैसे हो सकता है। भाई हो गया, लाइक का बटन दबा दे तो मुझे मजा आएगा, खुशी होगी मुझे, कर देना रे। चलो, सो सो टुडे वी कंप्लीट विथ व्हाट, द सेकेंड चैप्टर, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्रामिंग। सो टुमारो व्हेन वी मीट, सीक्वेंस में जा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जब अपन टुमारो नहीं, मतलब अब अपन कब मिलेंगे, 27 28। सो अब अपन मिलेंगे कभी, 29 ऑफ मे को। 29 ऑफ मे को जब अपन मिलेंगे तो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर आपको मैं दे रहा हूं। जो आपको पढ़ना है वो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। और ये ऑडिट एविडेंस जो है अक्खा ऐसे 500 सीरीज के ऊपर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए, बहुत ही धांसू चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। ये समझ में आ गया तो लाइफ एकदम झिंगालाला है। करेक्ट है एकदम, यस। सो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मजा आ गया ना? हंस देना एक बार। यस, बाय बाय, टेक केयर।